गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है कक्षा 10 का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या मतलब है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो शब्द है अगर हिंदी में देखा जाए तो रासायनिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रसायन प्लस इक। रसायन प्लस इक यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे रसायन क्या होते हैं। जब कोई भी एक्टिव एलिमेंट्स आपस में मिलके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, जब कोई भी एक्टिव एलिमेंट्स आपस में मिलके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं उसे हम रसायन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलने से एक नया कंपाउंड बना CO2। ये एक रासायनिक चेंज है। लेकिन सपोज दैट पानी प्लस दूध मिलके दूध ही बनता है, यद्यपि कंसंट्रेशन दूध की कम हो गई, लेकिन कोई भी नया कंपाउंड नहीं बना। पानी और दूध मिलके दूध ही रह गया, कोई नया कंपाउंड नहीं है। ये कोई भी टाइप का रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रसायन विज्ञान में हम परिवर्तनों को दो भागों में पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इनमें क्या डिफरेंस है। भौतिक परिवर्तन तो अगर हम बोलें कि ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो चेंजेज होते हैं, ये पार्शियली चेंजेज होते हैं। यानी कि इसमें अगर कोई पदार्थ चेंज हो रहा है, अगर कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था से चेंज हो रहा है तो वापस अपनी फेज़ में आ जाएगा, अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसमें पदार्थ जो है वो चेंजिंग के बाद अपनी मूल फेज़ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, लेकिन पदार्थ की जो मेन प्रॉपर्टी जो है, मेन गुणधर्म जो है वो चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम जल की बात करें, जल को अगर गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा, गर्म करेंगे तो भाप में बदल जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम भाप को ठंडा करेंगे तो वापस जल में बदल जाएगी। यानी कि जल का जो मूल गुणधर्म है वो चेंज नहीं हुआ। गर्म करने से भाप बन गया, भाप से वापस किस में बन गया, जल बन गया। जो जल की मूल प्रॉपर्टी है, यानी कि जल की pH है, जल की बहने की जो क्षमता है, शांतता है, वो सारी की सारी अपनी जगह पे नियत है। फॉर एग्जांपल अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं कि भी रासायनिक परिवर्तन में रंग भी बदल सकता है, रूप भी बदल सकता है, पदार्थ की अवस्था भी बदल सकती है, और पदार्थ मूल रूप से जो चेंजेज होता है मूल गुणों में चेंज होता है, यानी कि पदार्थ में के मूल गुण भी बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाना, हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी एक ठोस अवस्था में थी, जलाने के बाद राख हो गई। लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद राख हो गई। अब राख को अपन वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि लकड़ी की जो मूल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई। जैसे लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना, अब लोहे के जंग लग गया और जंग को वापस अपन लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ का मूल गुण बदल जाता है, और भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का मूल गुण नहीं बदलता है, बाकी कुछ भी बदल सकता है, रंग रूप बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है। फॉर एग्जांपल जल
लिक्विड से गर्म करने पर भाप में बदल गया, और अगर जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में बदल सकता है। यानी कि पदार्थ का अवस्था जो है ठोस, द्रव्य, गैस में बदल रही है, लेकिन पदार्थ खुद के जो मूल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये शर्त है कि कोई दो ऐसे कंपाउंडों कि दो जनरली बोलते हैं कि दो चीज़ों की आपस में क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन सही डेफिनेशन इसकी यह है कि भाई दो चीज़ों की आपस में क्रिया हो, क्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता हो, क्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन ये रहेगी, रसायनों की आपस में क्रिया रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दो अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को ब्लैक बोर्ड पे या कागज़ पे लिख दिया जाए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को ब्लैक बोर्ड पे या कागज़ पे लिख दिया जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक या अभिकर्मक बोल दो, एक होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाएगा, और रासायनिक अभिक्रिया में को ब्लैक बोर्ड पे लिखने को या कागज़ पे लिखने को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर हम अभिकर्मक को लिखेंगे और दाईं ओर हमें उत्पाद को लिखेंगे, और अभिकारक और उत्पाद में दोनों के बीच में तीर का निशान लगाएंगे, और इस तीर के निशान के ऊपर हम किसी भी उत्प्रेरक को लिखेंगे। किसी भी उत्प्रेरक को या ताप, दाब, सांद्रता वगैरह जो है वो इस तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे, और तीर के निशान का जो मुंह है वो उत्पाद की तरफ होगा। अगर कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दो टाइप की होती है। रासायनिक अभिक्रिया दो टाइप की होती है। एक अभिक्रिया तो ऐसी होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में जाती है, और एक अभिक्रिया ऐसी होती है, उस ऐसी अभिक्रिया को फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अग्र अभिक्रिया कहते हैं। और एक अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि वापस अपने अभिकारक में बदल सकती है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है। एक अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो अग्र अभिक्रिया कहलाएगी, और एक अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, उसे हम प्रतिप अभिक्रिया कहेंगे। और एक अभिक्रिया ऐसी होगी जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में चलेगी, उसे हम एक अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, उसे हम अग्र अभिक्रिया कहेंगे। एक अभिक्रिया वापस आएगी, उसे हमें प्रतीक अभिक्रिया कहेंगे। और एक अभिक्रिया जिसमें अग्र दिशा में जाएगी और अग्र दिशा में जाने के बाद वापस पश्च दिशा में आएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको हम तीर के निशान, ये जो अभिक्रिया का जो चिन्ह है वो अग्र अभिक्रिया का चिन्ह है। अगर ऐसा चिन्ह मिले यानी कि प्रतीप अभिक्रिया है, और अगर ऐसा चिन्ह मिले तो यानी कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, दोनों दिशा में हो सकती है। और रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर यहाँ पर उत्प्रेरक, ताप, दाब, गैस आदि को लिखते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि भाई एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसके लिए हमने कक्षा 9th में एक नियम पढ़ा था, जिस नियम का नाम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या जो है वो समान होती है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो न तो अभिकारकों की संख्या को घटाया जा सकता है, ना ही उत्पादों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद जो है वो इक्वल रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 1 किलो दूध की रिएक्शन 1 केजी दूध की रिएक्शन 100 ग्राम दही से करवाते हैं तो बनने वाला दही जो है वो 1100 ग्राम बनेगा, न कि 1101, न कि 1099। यानी कि अभिक्रिया में जितना प्रोडक्ट हमने लिया, जितना उत्पाद हमने लिया, अभिकारक लिया, उतना क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है। और अगर हम अपन इस नियम को समझते हैं तो केमिकल इक्वेशन जो है, रासायनिक समीकरण जो है वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। इसके लिए कुछ मेथड दिए गए हैं। हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, C+O बनता है CO2। सबसे पहले क्या करना है, NCERT के मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों को डिब्बों में बंद कर दो। नंबर 1 रूल, अभिकारकों और उत्पादों को डिब्बों में बंद कर दो। नंबर 2, डिब्बों के अंदर कोई भी टाइप का चेंज नहीं करना है। जैसे कार्बन अंदर है तो यहाँ पे 2, 1 ऐसा नहीं लिखना है। डिब्बों के अंदर कोई भी टाइप का परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है डिब्बों से बाहर करना है। नंबर 2 रूल। नंबर 3 रूल, अभिकारकों एवं उत्पादों के जो अणु है उनकी संख्या लिख लीजिए। अब लेफ्ट साइड को LHS लिखेंगे, राइट साइड को RHS लिखेंगे। कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है। लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। राइट साइड में कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है अभिकारकों और उत्पादों में न कमी की जा सकती है न बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि इस साइड में ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो ज़्यादा है, इसलिए इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिब्बों के अंदर तो कोई चेंज कर नहीं सकते, जो भी चेंज करना है डिब्बों के बाहर करना है। इसलिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन के आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब अगर हम 2 लिखते हैं तो संतुलित इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस साइड में कार्बन भी 1, ऑक्सीजन 2, इस साइड में कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है संतुलित इक्वेशन है। और इस विधि से किसी अभिक्रिया को संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। इस विधि से अभिक्रिया को संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया अपने सिलेबस के अंदर 7 टाइप की दी हुई है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 ऑक्सीकरण। नंबर 5 ऑक्सीकरण। नंबर 6 अपचयन। और नंबर 7 रेडॉक्स। नंबर 7 रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। अगर संयोजन को जनरली देखा जाए कि भी डिसोसिएशन किन 2 पार्ट में अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इनका बनता है, संयोजन जो शब्द है संयोग से बना है। किससे बना है, संयोग से बना है। 2 चीज़ों का आपस में संयोग होना। तो हमारे यहाँ से संयोग से मतलब है 2 अणुओं का आपस में जुड़ना।
यानी कि जब दो परमाणु दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग परमाणु हैं आपस में जुड़े और बनाया 2H2O। दूसरा एग्जाम्पल अपनी किताब में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना या लाइमस्टोन। बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या लाइमस्टोन। बिना बुझा हुआ चूना ये एक अलग उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जुड़ता है तो बनता है CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना। सन 2014 में क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, RBSC में पूछा गया था कि एक अभिकारक जिसका नाम X है, एक अभिकारक जिसका नाम X है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट Y बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक प्रोडक्ट Y बनाता है जिसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो प्रोडक्ट X का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं कि बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे जल होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। इसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन हम देख सकते हैं C+O2 बनता है CO2 यानी कि दो अलग अलग अभिकर्मक है जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर लिया। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अब अगली हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि डिसोसिएट यानी कि टूटना। वी का मतलब होता है अलग होना। वी का मतलब होता है अलग होना। योजन का मतलब जुड़ा हुआ। योजन का मतलब है जुड़ा हुआ। वी का मतलब अलग होना यानी कि किसी जुड़ी हुई चीज़ को अलग होना। हम कह सकते हैं कि संयोजन जो अभिक्रिया है इसकी जस्ट उल्टी यानी कि रिवर्स रिएक्शन है किसकी? संयोजन की। कौन सी? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अलग होना यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बढ़ जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं जैसे ये है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। इसकी रिएक्शन हम उल्टी करवाते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। जैसे ये है CO2 को जैसे अपन गर्म करते C+O2 बनता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया की एक शर्त है, संयोजन अभिक्रिया बिना किसी टेम्परेचर के हो जाती है लेकिन वियोजन अभिक्रिया कभी भी सूर्य के प्रकाश या गर्म करने के बिना नहीं होती है। यानी कि जब भी किसी दो चीज़ों को तोड़ना होता है, तोड़ने के लिए हमें हीट या लाइट की नीड होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सबसे शानदार एग्जांपल है CH4Cl। जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक निकलता है और Cl, यहाँ पे Cl है
ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 प्लस ClCl। यहाँ से एक क्लोरीन निकलता है और इससे एक हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में निकलता है और यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में निकलता है। मुक्त मूलक जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती है जब तक कि सारे के सारे रेडिकलें ख़त्म नहीं हो जाएं। यानी कि यहाँ पर 4 H हैं, ये अभिक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक चारों के चारों H कंप्लीट नहीं हो जाए, चारों के चारों H क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल गया, अपने पास क्या बचा CH3 प्लस CH3Cl, अपने पास बन गया मेथिल क्लोराइड। तो ये अपने पास बन गया मेथिल क्लोराइड। तो यह क्रिया कंटिन्यू होती रहेगी। अब आगे हमारे पास है CH3Cl, वापस इसकी क्रिया Cl2 से होगी, तो फिर से एक H निकल जाएगा, क्या बचेगा CH2Cl बचेगा। फिर से यह क्रिया होती रहेगी, एक H निकल जाएगा, CHCl, ऐसे करते करते लास्ट में बन जाएगा CHCl3। इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि बेहोश करने की जो दवाइयाँ होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। अगर गलती से क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाता है, अगर क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया जाता है तो इससे फोस्जीन नामक विषाक्त यानी कि जहरीली गैस बनती है COCl2, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए घातक है। इसकी ज़रा सी मात्रा खाने से मौत हो सकती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को कांच की रंगीन बोतलों में पैक करके रखा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक लेमार्क का नियम आपने सुना होगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई भी शक्तिशाली आदमी, जैसे भाई आप सीट पर 2 आदमी बैठे हो, आप में से कोई एक ज़्यादा शक्तिशाली है, वो एक कमज़ोर आदमी को उसकी जगह से हटा देगा। तो विस्थापन में वही होता है, जीवित वही रहता है जो को क्या हो, शक्तिशाली। यानी कि एक शक्तिशाली तत्व के द्वारा किसी कमज़ोर तत्व को उसकी जगह से हटा देना। शक्तिशाली तत्व के द्वारा कमज़ोर तत्व को उसकी जगह से हटा देना। एक शक्तिशाली तत्व के द्वारा एक कमज़ोर तत्व को उसकी जगह से हटा देना। एक शक्तिशाली तत्व के द्वारा किसी कमज़ोर तत्व को उसकी जगह से हटा देना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील डालते हैं, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला। अगर ये अभिक्रिया जो है 20 मिनट तक चलती है, कम से कम 20 मिनट होना ज़रूरी है। जब कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कील डालते हैं तो लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा उच्च श्रेणी का अधिक क्रियाशील तत्व है। लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। लोहा कॉपर सल्फेट में कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और हमारे पास बन जाएगा FeSO4 + Cu। यानी कि इन दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर और फेरस में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है, लोहा है। इसलिए लोहा कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाएगा, नीला रंग हल्का पड़ जाएगा।
इसी प्रकार इसके और भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। अगर हम अभिक्रिया PbSO4 की रिएक्शन अगर हम जिंक से करवाते हैं, PbSO4 की रिएक्शन अगर हम जिंक से करवाते हैं तो जिंक लेड की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, इसलिए ये बना लेगा Zn SO4 प्लस Pb, यानी कि Pb को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक शक्तिशाली तत्व कमज़ोर तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन तो इसमें भी होगा, विस्थापन तो इसमें भी होगा, इसमें डबल विस्थापन होगा, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, दो आयनों की अदला बदली होती है, इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें आयन कौन कौन से हैं। इस अभिक्रिया में Na प्लस आयन है, Na प्लस और SO4 दो आयन है, इसमें Ba प्लस और Cl2 दो आयन है। तो होता क्या है, इसमें पूरा का पूरा कंपाउंड है, दो आयनों की अदला बदली होगी, यानी कि हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन्स की अदला बदली होती है। सोडियम के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, बेरियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बेरियम का जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ ऐड हो जाएगा और सोडियम का जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कंपाउंड बनेगा ऐसा BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट अलग अलग रूप से दोनों पानी में घुलनशील थे, लेकिन यहाँ बनने वाला प्रोडक्ट BaSO4 जैसे ही विलयन बनाते हैं तो यह नीचे जाके किसी भी पात्र के पेंदे में जमा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि BaSO4 पानी में नहीं घुलता है, BaSO4 पानी में नहीं घुलता है और एक अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात, इसमें बनने वाला सोडियम क्लोराइड जिसका नाम साधारण नमक भी है। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका एक और एक मात्र एग्जाम्पल NCERT में यही है, दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऑक्सीकरण जनरली हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल C+O2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 बन गया, ऑक्सीकरण है, लेकिन ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। तो ऑक्सीजन चूंकि एक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व ऐड होता हो, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता हो, यानी कि दो डेफिनेशन बन सकती है इसकी। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। नंबर 2 ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। नंबर 2 ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल Fe प्लस Cl2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि Fe प्लस Cl2 मिलके FeCl2 बना रहे हैं, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है। चूँकि हमें पता है कि क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है,
ये इसका ऐड हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि FeCl2 जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक पर्याप्त है।